नमस्कार। आज के इस खास सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, क्लाइमेटोलॉजी और वायुमंडलीय भूगोल से हमेशा कुछ न कुछ ट्रिकी सवाल आते ही हैं। तो आज हमारा गोल क्या है? आज हम इन सारे हाई यील्ड फैक्ट्स को ऐसे समझेंगे कि वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएं। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम तर्कों और कुछ मजेदार उदाहरणों के साथ इसे डिकोड करेंगे। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। हम जमीन की गर्मी से शुरू करेंगे, फिर वायुमंडल की परतों से होते हुए ऊपर जाएंगे। वहां से जल चक्र और बादलों को समझेंगे और आखिर में आपके लिए एक रैपिड फायर एसएससी प्रैक्टिस चैलेंज होगा। तो अंत तक बने रहिएगा। भाग 1, पृथ्वी की ऊष्मा और एल्बिडो। चलिए एकदम जमीनी स्तर से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारी पृथ्वी सूरज की गर्मी को कैसे एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करती है। अब ये एल्बिडो क्या है? एग्जाम में अक्सर ये शब्द डराता है, पर इसे समझना बहुत आसान है। सोचिए, एक चिलचिलाती धूप वाला दिन है। अगर आप एक चमकदार सफेद शर्ट पहनते हैं तो वो गर्मी को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है और आपको ठंडा रखती है ना? वहीं अगर आपने काली शर्ट पहनी तो वो सारी गर्मी सोख लेगी। बस हमारी पृथ्वी की अलग अलग सतहें भी बिल्कुल ऐसे ही बर्ताव करती हैं। कोई सतह कितनी धूप वापस अंतरिक्ष में फेंकती है, बस उसी परावर्तन की क्षमता को हम एल्बिडो कहते हैं। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। ताज़ी बर्फ का एल्बिडो 80% है और कपासी वर्षी बादलों का 90%। मतलब ये सतहें उस चमकदार सफेद शर्ट की तरह काम कर रही हैं जो ज्यादातर एनर्जी वापस भेज देती हैं। इसके उलट महासागरों को देखिए, सिर्फ 8%, यानी समंदर लगभग सारी गर्मी सोख लेता है। एसएससी में अक्सर इन सतहों को उनके एल्बिडो के हिसाब से अरेंज करने के लिए कहा जाता है, तो इस पैटर्न को अच्छे से याद रखिएगा। अब सवाल ये है कि जमीन जब गर्म होती है तो वो हवा को गर्मी कैसे ट्रांसफर करती है? इसके 3 तरीके हैं: चालन, संवहन और अभिवहन। देखिए, चालन और संवहन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम के नजरिए से आपको अभिवहन यानी एडवेक्शन पर खास ध्यान देना है। उत्तर भारत में गर्मियों में जो लू चलती है ना, वो गर्म और सूखी क्षैतिज हवा इसी अभिवहन का एक क्लासिक उदाहरण है। ये सवाल एसएससी का ऑल टाइम फेवरेट है। भाग 2, वायुमंडलीय परतें। जमीन की बात हो गई, अब जरा नजर ऊपर उठाते हैं और आसमान की संरचना को समझते हैं। ऊपर जाने से पहले हवा में क्या क्या है वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। ये तो सबको रटा हुआ है, पर असली गेम बदलता है तीसरी गैस पर। कई लोग सोचते हैं कि तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन नहीं, वो गैस है आर्गन, जो 0.9% है। बस यही वो छोटी सी ट्रिक है जहां एग्जामिनर आपको फंसाता है, तो इसे बिल्कुल क्लियर रखिएगा। पूरे वायुमंडल को याद रखने का सबसे आसान तरीका बताऊं? इसे एक 5 मंजिला इमारत मान लीजिए। ग्राउंड फ्लोर है हमारा क्षोभ मंडल, जहां सारा मौसम आंधी बारिश होती है। इसके ऊपर दूसरी मंजिल है समताप मंडल, जहां हमारी रक्षक ओजोन परत रहती है। तीसरी मंजिल है मध्य मंडल, जहां उल्कापिंड आते हैं। चौथी है वायुमंडल या आयन मंडल, जो रेडियो तरंगों का घर है। और सबसे ऊपर की 5वीं मंजिल बहिर्मंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, जहां सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैस से बचती हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ग्राउंड फ्लोर यानी क्षोभ मंडल में जब आप ऊपर जाते हैं तो हर 1 किलोमीटर पर तापमान 6.5 डिग्री कम हो जाता है। इसे मानक ह्रास दर कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप दूसरी मंजिल यानी समताप मंडल में पहुंचते हैं, कहानी पलट जाती है। यहाँ तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ ओजोन परत होती है, जो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर उस पूरे फ्लोर को गर्म कर देती है। तीसरी और चौथी मंजिल के 2 शानदार फैक्ट्स याद कर लीजिए। अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड गिरते हैं ना, वो हमारी तीसरी मंजिल यानी मध्य मंडल में आकर फ्रिक्शन की वजह से जलकर खाक हो जाते हैं। ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। और जो पृथ्वी से रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं, वो चौथी मंजिल बाह्य मंडल से टकराकर वापस लौटती हैं। इसी वजह से हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। भाग 3, आर्द्रता और जल चक्र। हवा की सैर हो गई, अब जरा इस हवा में मौजूद पानी की कहानी पर आते हैं। हम कहते हैं ना कि पृथ्वी एक नीला ग्रह है, पानी ही पानी है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। कुल पानी का 97% से भी ज्यादा हिस्सा समंदर में खारे पानी के रूप में है। पीने लायक मीठा पानी सिर्फ 2.8% है, और इसमें से भी ज्यादातर पानी ग्लेशियर्स और जमीन के नीचे छुपा है। मतलब इंसान के इस्तेमाल के लिए बस 1 बूंद के बराबर पानी बचता है। हवा में मौजूद इसी पानी को हम ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं। अब ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या फर्क है? देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एक स्पंज की तरह समझ लीजिए। गर्म हवा एक बड़े स्पंज की तरह होती है, जो बहुत सारा पानी सोख सकती है। तो जब हवा गर्म होती है
और उसमें नया पानी नहीं मिलाया जाता तो स्पंज बड़ा हो जाता है और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपने आप कम हो जाती है। भाग 4, बादल और वर्षा। तो जब ये पानी से भरी हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है, तब वो ओसांक बिंदु या ड्यू पॉइंट पर पहुंचती है। फिर क्या होता है, वो हमें आसमान में बादलों के रूप में दिखने लगती है। बादलों के नाम सुनकर घबराना नहीं है, इन्हें इनके आकार से जोड़कर देखिए। पक्षाभ यानी सिरस बादल, जो एकदम ऊपर सफेद पंखों जैसे दिखते हैं, ये बारिश नहीं करते। कपासी बादल आसमान में फूलगोभी या रुई के ढेर जैसे लगते हैं। और हाँ, जब भी एग्जाम में गंभीर मौसम या तूफानी चक्रवात का जिक्र आए तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कपासी वर्षी या कुमुलोनिम्बस बादल। ये काले रंग के विशाल टावर जैसे होते हैं जो तबाही लाते हैं। अब ये बादल पानी नीचे कैसे गिराते हैं? इसके 3 मेन ज्योग्राफिकल ट्रिगर्स हैं। पहला, जब तेज गर्मी से हवा सीधे ऊपर उठती है और बरस जाती है, इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। दूसरा, जब हवा किसी ऊंचे पहाड़ से टकराकर ऊपर उठने को मजबूर होती है, वो पर्वतीय वर्षा है। और तीसरा, जब एक तरफ से गर्म हवा और दूसरी तरफ से ठंडी हवा आपस में टकराती है तो उसे वाताग्री या चक्रवाती वर्षा कहते हैं। पर्वतीय वर्षा का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। इसे एक थके हुए हाइकर की तरह इमेजिन कीजिए। मान लीजिए इस हाइकर की पीठ पर पानी से भरा भारी बैकपैक है। जब वो पहाड़ पर चढ़ता है, यानी पवनाभिमुख ढाल पर, तो उसे हल्का होने के लिए वो सारा पानी वहीं गिराना पड़ता है, इसलिए वहां भारी बारिश होती है। लेकिन जब वो पहाड़ पार करके दूसरी तरफ उतरता है, जिसे हम पवन विमुख ढाल कहते हैं, तो उसका बैग खाली हो चुका होता है, इसलिए वो दूसरा हिस्सा बिल्कुल सूखा रह जाता है। इसे ही वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो रीजन कहते हैं। भारत में पश्चिमी घाट इसका परफेक्ट उदाहरण है। भाग 5, एसएससी प्रैक्टिस क्वेश्चन चैलेंज। चलिए, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसे फटाफट एक टेस्ट के जरिए पक्का कर लेते हैं। देखते हैं आपको कितना याद रहा। सवाल नंबर 1, सोचिए हमारी वो 5 मंजिला इमारत, मौसम वाली, ग्राउंड फ्लोर के ठीक ऊपर वाली दूसरी मंजिल कौन सी थी जहां तापमान बढ़ रहा था? बिल्कुल सही, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। सवाल नंबर 2, समंदर में तो पानी ही पानी है, पर हमारे पीने लायक मीठा पानी कितना था? वो डोनट चार्ट याद कीजिए। हाँ, सिर्फ 2.8%। तीसरा सवाल, वो काले रंग के बड़े बड़े टावर जैसे बादल जो एकदम डरावने दिखते हैं और तूफान लाते हैं, उनका क्या नाम था? सही पकड़े, कपासी वर्षी या कुम्युलोनिम्बस बादल। चौथा सवाल, हमने उत्तर भारत की लू का उदाहरण लिया था, जो जमीन के समानांतर क्षैतिज रूप से बहती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये एग्जाम का फेवरेट है, इसे अभिवहन या एडवेक्शन कहते हैं। और आखिरी सवाल, वो कौन सी परत है जो सबसे ठंडी है, जहां अंतरिक्ष से आने वाले पत्थर घर्षण से जल जाते हैं? हमारी इमारत की तीसरी मंजिल, मध्यमंडल या मेसोस्फीयर? तो इसके साथ हमारे आज के सारे हाई यील्ड फैक्ट्स कवर होते हैं। जाते जाते बस एक बात सोचिएगा, ये जो हमारा वायुमंडल एक परफेक्ट बैलेंस में बना हुआ है, बढ़ते प्रदूषण के साथ हम इसकी इस 5 मंजिला इमारत की नींव को ही तो कमजोर कर रहे हैं, है ना? अगर ये स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया तो मौसम का क्या होगा? सोचिएगा जरूर। अपनी तैयारी करते रहिए और हम मिलेंगे अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।